नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ता है आईआर से, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। खास तौर पे देखें तो ये जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये न्यूज़ इस समय चर्चा में भी है, क्योंकि न्यूज़ में ये कहा गया है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो देश है वो रूस है और उसी के द्वारा एक खास तरह की धमकी दी गई है, चेतावनी दी गई है। और ये जो चेतावनी दी गई है ये दी गई है यूक्रेन को। चेतावनी में ये कहा गया है कि अब रूस जो है वो शांत नहीं बैठेगा और अब रूस गिराएगा दुनिया का सबसे बड़ा जो बम है, जिसे फादर ऑफ ऑल बम बोला जाता है, FOAB। अब उसका प्रयोग करेगा रूस यूक्रेन के ऊपर और इसके द्वारा क्या करेगा, जो यूक्रेन की राजधानी कीव है उसे रूस अब नेस्ता नाबूद करेगा। तो यही न्यूज़ है, देखेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है, क्या मामला है, फादर ऑफ ऑल बम किसे कहते हैं, ये है क्या। ये सारे मुद्दे होंगे जिन पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके बात करें। सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ ये है कि अगर रूस के डिप्टी चेयरमैन of the Russian Security Council and a close confidant of President Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, has hinted at dropping the biggest bomb ever made in Russia on Ukraine. This bomb is called the father of all bomb, FOAB। यही न्यूज़ है। न्यूज़ की अगर बात करें तो जो रूस के कह सकते हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उनके खास समझे जाने वाले, और यही नहीं, जो रूस का कह सकते हैं सुरक्षा परिषद है उसके जो डिप्टी चेयरमैन है, कौन है तो दिमित्री मेदवेदेव हैं। इनके द्वारा एक खास तरह की चेतावनी, एक धमकी या कह सकते हैं कि एक संकेत दिया गया है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि अब जो रूस है वो क्या करेगा कि अपनी दुनिया में, या कह सकते हैं कि अब तक का दुनिया का जो सबसे बड़ा बम है जिसे रूस ने ईजाद किया है, जिसको हम फादर ऑफ ऑल बम कहते हैं, उसका उपयोग करेगा। किस लिए रूस करेगा? यूक्रेन की जो राजधानी कीव है उसे नेस्ता नाबूद करने के लिए। और इस तरह से अगर देखें तो ये जो बम है ये एक तरह से परमाणु जो हथियार होते हैं ठीक वैसे ही विनाशकारी है, और इस कारण से ये जो चेतावनी है ये खास मायने रखती है। थोड़ा सा मामले को हम समझने का प्रयास करते हैं। चूँकि अगर देखें तो जो रूस है, जो यूक्रेन है, इनके बीच में जो संघर्ष है ये एक लंबे समय से चलता आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जो परिजगत है वहाँ पर इसके बारे में काफ़ी उठक पटक देखने को भी मिली है। कई बार देखें तो दोनों देशों के बीच में कई सारे जो मुद्दे हैं वो सुलझ नहीं पा रहे, और इसी में एंट्री हो की है नाटो की। खास तौर पे जो पश्चिमी देश हैं जिसमें अमेरिका शामिल है, आपका ब्रिटेन शामिल है, फ्रांस शामिल है, बहुत सारे जो अटलांटिक ओशियन के किनारे वाले जो देश हैं, खास तौर पे जो नाटो के सदस्य, उनकी एंट्री इस मुद्दे में हो चुकी है। ये अलग बात है कि यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री ने भी रूस और यूक्रेन की यात्रा की और ये स्पष्ट भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने किया कि किसी भी मुद्दे का जो समाधान है वो युद्ध नहीं होता। लेकिन अभी भी क्या है कि ये जो युद्ध है ये लगातार चल रहा है। इसी में एक मुद्दा सामने आया है, वो है कि जो पश्चिम के देश हैं, खास तौर पे अमेरिका, ब्रिटेन है, इन्होंने कुछ खास हथियार प्रदान किए हैं यूक्रेन को, जिसमें कहें तो लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल है या कुछ मारक हथियार है। उसी संदर्भ में क्या है कि एक प्रमुख कह सकते हैं कि मुद्दा आया कि जो पश्चिम के देश हैं वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या यूक्रेन को ये अनुमति दी जाए कि इस प्रकार के दिए गए जो लंबे दूरी के जो मिसाइल्स हैं, जो हथियार हैं, उनका वो उपयोग कर सके रूस के लिए, यानी रूस में इन मिसाइलों का, लंबी दूरी के जो मिसाइल हैं उनका उपयोग कर सके। इस पे जब से ये चर्चा आई न्यूज़ में कि रूस को पता चला कि जो नाटो के सदस्य हैं या जो अमेरिका है, जो ब्रिटेन है, अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या यूक्रेन को इस प्रकार दिए गए जो पश्चिम के द्वारा हथियार है, क्या इनके उपयोग की अनुमति दी जाए। जो ऐसा ही सुनने को मिला रूस को, रूस का दिमाग हो गया खराब पूरी तरह से। क्या है, जो व्लादिमीर पुतिन है, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो एक्टिव हुए, अलर्ट हुए, और फिर क्या है कि सुरक्षा परिषद को इन्होंने इसकी जानकारी दी, बोला कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। और इसी के संबंध में जो डिप्टी चेयरमैन है
दिमित्री मेदवेदेव, इन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी कि यदि ये जो अमेरिका है, जो ब्रिटेन है, ये अगर इस तरह का कोई भी अनुमति क्या करता है, यूक्रेन को देता है, फिर मामला बिगड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, यूक्रेन के ऊपर ये फादर ऑफ ऑल बम, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि परमाणु जो हथियार होता है उस तरह के विनाश करने वाला जो बम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बम है, जिसको फादर ऑफ ऑल बम बोलते हैं, ये रूस क्या करेगा, यूक्रेन के ऊपर गिरा देगा। और इसके द्वारा क्या होगा कि यूक्रेन की जो राजधानी कीव है वो पूरी तरह से क्या होगी, नेस्ता नाबूद हो जाएगी। यही पूरा मामला है जिसके कारण से ये जो न्यूज़ है ये चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें अगर बात करें तो खास तौर पे जो इसमें मास्को की बात करें तो मास्को ने इस संदर्भ में बड़े स्तर पे ये चेतावनी दी है यूक्रेन को कि इस तरह का अगर कुछ भी होता है, और यही नहीं, रूस ने यूक्रेन को ही चेतावनी नहीं दी है बल्कि जो नाटो के सदस्य हैं उनको भी चेतावनी दे डाली है कि अगर इस तरह की कोई अनुमति दी जाती है तो रूस क्या करेगा, यूक्रेन पर ही नहीं अटैक करेगा बल्कि अनुमति देने वाले जो विभिन्न कह सकते हैं कि जो संगठन है उनके सदस्यों के ऊपर भी रूस क्या करेगा, अब अटैक करेगा। ये एक बड़ी चेतावनी दी गई है, किसके द्वारा, रूस के द्वारा। और इसी संबंध में जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, इन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर खास तौर पे एक पोस्ट भी डाला जिसमें ये लिखा गया था कि किसी के धैर्य की परीक्षा केवल कुछ समय के लिए ही ली जा सकती है। यानी रूस अब क्या है कि पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ चुका है, अब उसके पास पेशेंस नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा किया जाता है तो रूस सीधे क्या करेगा, अब एक्टिव मोड पे अटैक करेगा। इसी कारण से ये मुद्दा जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसमें सबसे बात करें तो जो महत्वपूर्ण हो जाती है वो बात हो जाती है FOAB, यानी फादर ऑफ ऑल बम। ये चर्चा में है क्योंकि ये सूचना कह सकते हैं, चेतावनी दी गई है रूस के द्वारा। तो थोड़ा सा इस बम के बारे में हम देख लेते हैं, आखिर ये बम है क्या। इस बम के कई सारे नाम हैं। अगर बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बम कहा जाता है। अगर खास तौर पे देखें जो बमों के प्रकार हैं, खास तौर पे जो परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके के जो बम हैं उनमें क्या है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बम माना जाता है। और अगर इस बम की बात करें तो इस बम को सबसे पहली बार अगर रूस के संदर्भ में देखें तो रूस ने इस बम को 2007 में आम जनता के सामने पेश किया था। पेश करने के पीछे जो रूस का मूल उद्देश्य था वो ये था कि रूस क्या करे कि अपने पारंपरिक हथियारों की जो रूस की प्रगति है उसको अपनी जनता के सामने और दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सके। और इसी उद्देश्य से क्या है कि इस बम को रूस ने सबके सामने 2007 में लाया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस इस तरह का बम बनाने वाला पहला देश है। इससे पहले क्या है कि जो USA है उसने 2002-3 में क्या है कि इसी तरह का एक बम बनाया था जिसको मदर ऑफ ऑल बम बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल बम। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। और इसी बम के बनाने के प्रतिक्रिया स्वरूप रूस ने फिर फादर ऑफ ऑल बम बनाया। अगर बात करें कि अमेरिका का जो बम था इसे क्या बोलते हैं तो अमेरिका ने मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बनाया था जिससे MOAB या फिर मदर ऑफ ऑल बम बोला जाता है। इस बम बनाने के प्रतिक्रिया स्वरूप रूस ने फिर फादर ऑफ ऑल बम बनाया था। और ये जो बम है खास तौर पे इसलिए घातक माना जाता है कि ये हवा में विस्फोट करने की क्षमता होती है और इसी के कारण ये खास तौर पे हानिकारक होता है। तो थोड़ा सा इस बम के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में देखें तो देखिए ये क्या है कि USA के द्वारा 2002-3 में बनाया गया जो बम था MOAB, जिसे मदर ऑफ ऑल बम बोला जाता है, या कह सकते हैं कि ये जो बम है ये मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट इसे बोला जाता है। और इसी बम के प्रतिक्रिया स्वरूप FOAB जिसे फादर ऑफ ऑल बम बोला जाता है, जिसकी हम बात करें तो इसका जो नाम है, आधिकारिक जो नाम है, उसे एविएशन थर्मोबैरिक बम ऑफ इंक्रीज्ड पावर नाम दिया गया है, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोल दिया जाता है, FOAB, फादर ऑफ ऑल बम। लेकिन इसका जो आधिकारिक नाम है वो ATBIP है। दोनों बमों की थोड़ा सा अगर तुलना करें तो 2002-3 में USA बनाया और 2007 में क्या है कि फिर रूस ने इसी तरह का एक परंपरागत बम बनाया। अब देखिए अगर इस बम की बात कर ले तो पहले देख लेते हैं कि ये कितना खतरनाक है, रसिया के द्वारा बनाया गया ये बम। तो देखिए
पहली बात, इसका जो आधिकारिक नाम है वो ATBIP है। बम का जो वजन है ये लगभग 7000 या 7100 किलोग्राम है। आप समझ सकते हैं कितना भारी भरकम बम है। वजन के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी बड़ा बम है। विस्फोटक जो इसकी कैपेसिटी है, जो एक्सप्लोसिव जो कैपेसिटी है वो 44 टन TNT है। आप समझ सकते हैं कि एक टन में 1000 क्या होता है कि अगर इसमें एक TNT की बात कर ले तो 44 टन है। देखिए कितना पावरफुल है। TNT का मतलब क्या होता है, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन होता है। और इसकी अगर तुलना करें तो इससे पहले जो MOA भी बनाया गया था उसकी जो पावर थी वो केवल 11 टन TNT था। लेकिन इसकी तुलना में क्या है कि ये जो बम है ये 4 गुना कह सकते हैं कि अधिक घातक है, विनाशकारी है। अगर इस बम की विशेषता की बात करें तो ये एक तरह से क्या है कि ये परमाणु बम जैसा खतरनाक है। लेकिन क्या है कि ये बम परमाणु बम नहीं है। जैसे परमाणु बम की बात करें, जो एटॉमिक बम होते हैं, उसमें खास तौर पे रेडियो एक्टिव तत्वों का इस्तेमाल होता है। जैसे सामान्य तौर पे क्या है कि यूरेनियम 235 है, प्लूटोनियम है, इनका उपयोग होता है। लेकिन इस बम में क्या है कि एक तरह का क्या है, ये ट्रेडिशनल बम है। ये क्या है, परंपरागत बम है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 तत्वों का खास तौर पे इस्तेमाल होता है। पहला जो होता है इसमें एक्सप्लोसिव जो मटेरियल होता है, या जिसको आप बारूद सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडाइजर होता है। यानी इसे जलाने के लिए, आग लगाने के लिए इसमें ऑक्सीडाइजर का उपयोग किया जाता है। इसमें भी थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो सामान्य बम होता है, जो नॉर्मल बम होते हैं, उसमें जो एक्सप्लोसिव जो मटेरियल होता है वो लगभग 25% होता है, यानी 1/4 होता है। और जो ऑक्सीडाइजर होता है वो 75% होता है, 3/4 होता है। यानी जो मेन बारूद होता है वो कम होता है और उसे जलाने वाला जो ऑक्सीडाइजर पदार्थ है वो अधिक होता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा अगर बात करें कि इस तरह का जो ये FOAB है, इसमें क्या है कि जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है, जो बारूद है, वो क्या होता है कि वो 100% होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। और इसमें ऑक्सीडाइजर इस बम में नहीं होता है, बल्कि ये जो बम है ये क्या करता है कि वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से क्या करता है, पर्यावरण से क्या करता है कि ऑक्सीजन को प्राप्त करता है इसे विस्फोटक या इस विस्फोट करने के लिए। तो इसी कारण से ये खास तौर पे कह सकते हैं कि घातक माना जाता है। दूसरी अगर बात करें तो जो FOAB है ये एक थर्मोबैरिक विस्फोटक है। थर्मोबैरिक विस्फोटक है या थर्मोबैरिक जो विस्फोटक है उसका उपयोग इस बम में किया जाता है, जो हवा में विस्फोट करने की अपनी क्षमता के कारण खास तौर पे ये घातक होता है। अब थोड़ा सा अगर बात कर ले थर्मोबैरिक कहने का मतलब यहाँ पर क्या है। देखिए इस बम को कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे अगर बात करें तो ये थर्मोबैरिक बम बोला जाता है, एरोसॉल बम इसे बोला जाता है, वैक्यूम बम बोला जाता है। तो ये कई सारे एक नाम है। अगर बात करें सामान्य स्तर पे तो ये बम के एक प्रकार है और ख़ास तौर पे विस्फोटक गोला बारूद इसमें भरा जाता है। जैसे अगर बात करें तो ये जो गोला बारूद है, जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है, ये तरल फॉर्म में हो सकता है, यानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैसियस स्टेट में हो सकता है, ये पाउडर फॉर्म में हो सकता है। और ये जो पदार्थ हैं, इन विस्फोटक पदार्थों को अगर देखें तो इस बम के अंदर भरा गया रहता है और इसके साथ कई सारे मिश्रण भी होते हैं जो इसकी विस्फोटकता को काफ़ी बढ़ा देते हैं। इसमें अगर बात करें तो ये जो पदार्थ इसमें लिक्विड, गैस या तरल फॉर्म में भरे गए रहते हैं, ये क्या करते हैं कि यही एक तरह का एक बादल बनाते हैं, एक गैस का गुब्बारा बनाते हैं। और बाद में जब उसमें आग लगती है तो बड़े स्तर पे क्या होता है, विस्फोट होता है और इस कारण से ये काफ़ी खतरनाक माना जाता है। अगर ईंधन की बात करें, जो थर्मोबैरिक जो विस्फोटक होते हैं, जो थर्मोबैरिक बम होते हैं, तो फ्यूल के बारे में देखें तो आमतौर पे मिश्रण के बजाय एक कह सकते हैं एकल यौगिक का उपयोग इस प्रकार के बमों में किया जाता है, जैसा कि ये FOAB है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और अगर हम समझने का प्रयास करें कि आखिर इसे वैक्यूम बम क्यों कहते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल के लेवल पे आप देखें कि अगर आप किसी कैंडल को अगर आप ऐसे जला रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप एक ग्लास रख रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्या हो कि आप थोड़ा सा ऊपर रखिए और इसके द्वारा क्या हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ये कैंडल जलते रहता है। लेकिन अगर इसे आप क्लोज्ड कर दीजिए तो फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फिर ये कैंडल क्या हो जाता है, बुझ जाता है। ठीक ऐसे ही इसकी कंडीशन है। इस बम में जो इसके गोला बारूद हैं
एक तरह से देखें तो 100% क्या होता है, इसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है जो खासतौर पे तरल गैस पाउडर के फॉर्म में भरा गया रहता है, कंप्रेस्ड करके भरा गया रहता है। इसके बाद क्या होता है कि ये 2 स्टेज में बम फटता है। पहले स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर इसमें ब्लास्ट होता है और जो मटेरियल है ये पूरा फैल जाता है। फैलने के बाद एक तरह से ये गैस का गुब्बारा बनाता है, बादल नुमा ये पूरा क्या होता है, फैल जाता है। और फिर एक समय के बाद इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से ये ऑक्सीजन प्राप्त करता है और फिर बड़े स्तर पे इसमें विस्फोट होता है। काफ़ी बड़ी मात्रा में इसमें कहें तो फायर देखने को मिलता है और इसी कारण से ये काफ़ी घातक माना जाता है। इस प्रकार का जो बम है जो पहली बार यूएसए ने बनाया, मदर ऑफ ऑल बम MOAB, जिसका सबसे अधिक जो उपयोग है वो अमेरिका ने अलकायदा को ध्वस्त करने में किया था। क्योंकि जो अलकायदा है ये काफ़ी जो अलग अलग कह सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, जो गुफाएं हैं, वहाँ पर ये छुप कर रहते थे। और इस बम की सबसे बड़ी खासियत थी कि जब इसे छोड़ा जाता है तो जो इसके द्वारा फैला हुआ पाउडर है, लिक्विड है, गैस है, ये क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाता है, यहाँ तक कि अंदर की पहाड़ियों तक में प्रवेश कर जाता है। फिर क्या है कि एक एयर बबल बनाता है, एक बादल की तरह गुब्बारा बनता है और फिर धीरे धीरे उसमें विस्फोट होने लगता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि अगर मानव की बात करें तो मानव इस विस्फोट में क्या है कि पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है और इसी कारण से ये काफ़ी घातक माना जाता है। तो ये हमने देख लिया आखिर ये बम है क्या। दूसरी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। ये क्या है कि यूएसए के द्वारा विकसित जो बम है जिसे मदर ऑफ ऑल बम बोला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि 2007 में रूस के द्वारा अमेरिका के प्रतिक्रिया स्वरूप ये बनाया गया बम है। दोनों की तुलना हम करते हैं। देखिए, वजन के अगर रूप में कंपैरिजन करें तो भी क्या है कि जो फादर ऑफ ऑल बम है ये इस पहले वाले बम से कई गुना क्या है, भारी है। दूसरी बात करें तो अगर इनके विस्फोटक क्षमता की बात करें तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, अगर ब्लास्ट यील्ड की बात करें तो ये क्या है कि 11 टन ऑफ TNT है, केवल 11 टन TNT इसमें यूज होता है। जबकि रूस के द्वारा निर्मित जो बम है इसमें 44 टन TNT, यानी 4 टाइम्स क्या है, ये पावरफुल है अमेरिका के द्वारा बनाए गए बम की तुलना में। और इसी कारण से इसे दुनिया का सबसे बड़ा बम कहा जाता है, फादर ऑफ ऑल बम। और ये घातक भी है। दूसरी अगर बात करें कि इसके द्वारा जो घातक या कह सकते हैं विनाश करने का जो रेंज है, जो डिस्टेंस है, अगर इस बम की बात करें तो ये 150 से 300 मीटर इसका रेडियस है, जिसमें अगर ये बम वहाँ फूटता है तो अपने लगभग 150 से 300 मीटर एरिया कवर करता है। उस बीच में पूरी तरह से जो भी चीज़ें होती हैं उसे ये नेस्ता नाबूद कर देता है। जबकि अगर FOAB की बात करें तो इसकी जो मारक क्षमता है, कह सकते हैं कि जो पूरा रेडियस है वो क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये रेडियस 300 से लगभग 600 मीटर। आप देखिए, ये दिखाया गया आपको 600 मीटर का रेंज है, तो ये भी क्या है कि लगभग इसके सीधे डबल है। यानी 600 मीटर रेडियस के रेंज वाला जो पूरा कह सकते हैं कि क्षेत्र होगा वो पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो जाएगा। इसी कारण से ये काफ़ी घातक है। तो ये हमने देख लिया, दोनों जो बम है इनकी तुलना कर ली। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जो डिस्प्यूट है, जो संघर्ष है, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा संक्षिप्त में हम बात करेंगे। देखिए, बात करें तो यूक्रेन 1917 तक रूसी साम्राज्य का ही हिस्सा था। 1918 के बाद क्या है कि आज़ाद की घोषणा की गई। उसके बाद 1921 में लेनिन की सेना के द्वारा यूक्रेन 1922 में सोवियत संघ का हिस्सा बना। यूक्रेन में सोवियत संघ का बड़े स्तर पे कहें तो विरोध हुआ। 1954 में उसने क्रीमिया को यूक्रेन को दे दिया। उसके बाद की अगर घटना की चर्चा करें तो वर्ष 1991 महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें सोवियत संघ का विघटन हुआ और यूक्रेन ने की अपने आज़ादी की घोषणा। यहीं से समस्या शुरू होती है। इसके बाद वर्ष 2010 में रूसी समर्थित जो विक्टर यानुकोविच हैं, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बने और इसके बाद जो समस्या है वो धीरे धीरे और बढ़ती गई। रूस से करीबी और यूरोप से दूरी की वजह से विक्टर का विरोध हुआ और विक्टर ने 2014 में अपना राष्ट्रपति का जो पद है वो छोड़ दिया। फिर 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर क्या किया, कब्जा कर लिया। क्रीमिया जो है आपको नीचे देखने को मिलेगा, एक तरह से ये क्या है कि यूक्रेन का मैप है और ये इसके नीचे जो है ये है क्रीमिया पेनिनसुला है। इस पर क्या है कि रूस ने क्या कर लिया,
इस पर कब्जा कर लिया और पिछले 8 सालों से यूक्रेनी सैनिकों और रूसी अलगाववादियों के बीच में संघर्ष जारी है। बड़े स्तर पे देखें तो एक सरकारी जो आंकड़ा है, आधिकारिक जो आंकड़ा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 14,000 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, जबकि वास्तविक जो आंकड़ा है इसके कई गुना अधिक है। ये संख्या लाखों में है। इसके अलावा दिसंबर 2021 में यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की जो घोषणा है, और इस घोषणा पर कि अब यूक्रेन क्या करेगा कि नाटो का सदस्य बनेगा, जिस पर बड़े स्तर पे रूस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्योंकि पहले से ही जो रूस है वो पश्चिम के जो देश हैं, खास तौर पे जो नाटो है, नाटो के जो सदस्य हैं, उनसे जो रूस की है वो अच्छी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है आप पहले से जानते हैं। दूसरी अगर बात करें कि इसी संदर्भ में क्या है कि अब नया मामला देखने को मिला है, चूंकि इस संघर्ष की स्थिति में क्या है कि जो पश्चिम के देश हैं, जो नाटो के सदस्य हैं, वो इस बात पर विचार करें कि क्या यूक्रेन को ये परमिशन दे दी जाए कि जो उसे कह सकते हैं लंबी दूरी के जो हथियार हैं जिनको प्रदान किया गया, क्या उसे वो चला सकता है रूस के ऊपर। और इसी के संदर्भ में ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें रूस ने ये कहा है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो अब रूस धैर्य नहीं रखेगा। वो क्या करेगा कि अपने देश में निर्मित जो सबसे बड़ा बम है, जो एक तरह का फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है, उसका प्रयोग करेगा यूक्रेन की राजधानी को नेस्ता नाबूद करने में। तो यही पूरा मामला है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर देखें तो रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरे हुए। 3 तरफ से क्या है कि पूरी तरह से रूस ने यूक्रेन को घेर लिया है, और अभी तक क्या है कि बड़ी संख्या में क्या है कि यहाँ पर डिप्लॉय किया है सोल्जर्स को रूस ने, और बड़े स्तर पे अलग अलग जो यूक्रेन के क्षेत्र हैं वहाँ पर रूस के द्वारा बमबारी की जा रही है। जिससे क्या है, आप देखिए ये जितने प्लेस दिखाए गए हैं, ये क्या है कि रूस के द्वारा यूक्रेन के जो चिन्हित क्षेत्र हैं वहाँ पर बमबारी की जा रही है। यहाँ पर बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि विनाश चल रहा है रूस के द्वारा। इस कारण से इस समय जो स्थिति है यूक्रेन की, वो काफ़ी दयनीय हो चुकी है। और इसी कारण से जो पश्चिम के देश हैं वो क्या है कि चूंकि अब इसके सहयोगी वो हैं, तो वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अब रूस को इसलिए परमिशन दे दी जाए क्योंकि उसके कई सारे क्षेत्रों पर रूस जो है वो लगातार अटैक कर रहा है। तो यूक्रेन क्या करे कि वो फिर लंबी दूरी के जो मिसाइलें हैं, जो हथियार हैं, उनका उपयोग रूस के ऊपर करे। यही मामला था। अब इस मामले में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, चूंकि जो पूरा मामला है वो कहाँ से जुड़ता है, ये यूक्रेन से जुड़ता है। तो थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में भी जो बेसिक जानकारी है उसको देख लेते हैं कि आखिर यूक्रेन कहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको ये यूक्रेन देखने को मिलेगा, एशिया में आएंगे तो देखने को मिलेगा जो ब्लैक सी है, अगर उसके उत्तर में आएंगे तो यहीं पर आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा। ये यूक्रेन का मैप है। यूक्रेन की जो राजधानी है यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी पर कह सकते हैं कि फादर ऑफ ऑल बम गिराने की बात कर रहा है रूस, और कह रहा है कि जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या है कि ये मदर ऑफ ऑल सिटीज है, जिसको कीव बोला जाता है। कीव को मदर ऑफ ऑल सिटी बोला जाता है, और इस पर बम गिराने की धमकी रूस ने दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रूस में अगर आएंगे तो प्रमुख रूप से आपको जो महत्वपूर्ण इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो जिन देशों से लगती हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आएंगे तो कई सारी जो नदियाँ हैं, जैसे नीपर है, डोनेट्स है, इधर आएंगे तो बग आपको देखने को मिलेगी। ये जो नदियाँ हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पर्वत भी आपको देखने को मिलेगा जिसे कार्पेथियन पर्वत हम कहते हैं। इसके अलावा जो क्रीमिया पेनिनसुला है ये भी इसकी अवस्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो कर्च है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सी ऑफ हजो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं जिन पर हम चर्चा कर लिए। अगर इसको संक्षिप्त में आप जानना चाहें तो आपको इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप्स पर दे दी जाएगी। तो इस तरह से आज की चर्चा थी। इसी पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूक्रेन की राजधानी है। विकल्प दिए गए हैं डोनेट्स, कीव, खार्किव और याल्टा। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो इस तरह से हमने आज की न्यूज पढ़ ली कि आखिर क्यों रूस ने चेतावनी दी यूक्रेन को कि यदि कुछ ऐसा होता है कि पश्चिम को जो देश है, जो कह सकते हैं जो नाटो के सदस्य हैं, अगर कुछ भी परमिशन देते हैं यूक्रेन को कि वो लंबी दूरी के जो हथियार है वो रूस के ऊपर प्रयोग करे, तो उस स्थिति में जो रूस है वो प्रयोग करेगा फादर ऑफ ऑल बम का यूक्रेन की राजधानी कीव को ध्वस्त करने के लिए। यही मामला था जिसकी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।